बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अम्मार अमान, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा चैप्टर है नेक्स्ट एटॉमिक स्पेक्ट्रा, चैप्टर नंबर 20। अब प्रॉब्लम ये है कि इस चैप्टर को स्टार्ट अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इन्होंने किया है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से। लेकिन बोहर मॉडल ऑफ एटम तब तक मैं नहीं समझता कि आपको समझ आता है जब तक हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा को और स्पेशली स्पेक्ट्रा और फिर उसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा जब तक ना समझ आए। क्यों? क्योंकि बोहर मॉडल के जो पोस्टुलेट्स का प्रूफ है वो हमें मिलता ही एटॉमिक स्पेक्ट्रा में से। तो मैं इस लेक्चर के अंदर सिर्फ बेसिक्स को कन्फाइन करूँगा कि एटलीस्ट इतना आपको नॉलेज डिलीवर कर दिया जाए कि नेक्स्ट जब मैं ट्रांजिशंस की बात करूँ, ट्रांजिशन का वर्ड आपके लिए आई नो नया होगा शायद, लेकिन नेक्स्ट जब मैं मतलब बोहर मॉडल ऑफ एटम जब पढ़ा रहा हूँगा तो तब जो टर्मिनोलॉजीज डिस्कस हों वो आपको समझ आती रहें। तो सिचुएशन यूँ है कि सबसे पहले है स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी, या एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम क्या है? जब कोई बॉडी अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करती है ना, तो उस रेडिएशंस के एमिशन को या रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन, जब हम उसमें रेडिएशन इंसिडेंट कर रहे हो तब हम स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से उस ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व करते हैं। और जो फिज़िक्स की ये जो ब्रांच है और वहाँ पर जो पैटर्न बनता है, फिज़िक्स की इस ब्रांच को हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक, एटॉमिक स्पेक्ट्रा अगर एटम की बात हो रही है, और वो जो पैटर्न बन रहा होता है दैट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जिस पैटर्न को हम उस स्कोप के अंदर ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर जब हम उस पैटर्न को ऑब्ज़र्व करते हैं तो किस तरह की सिचुएशंस बन सकती हैं एटम्स के केस के अंदर। अब होता यूँ है, देखें ना, मेरी बॉडी में से रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। इन रेडिएशंस को मैं जब ऑब्ज़र्व करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये तो अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर हीट रेडिएट की जा रही है। सेम इसी तरह जब हम एटम के ऊपर एनर्जी इंसिडेंट करते हैं तो वो एटम उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब थोड़ी देर बाद जब आप उस एटम को एनर्जी देना बंद कर देंगे, वो अपनी उस एनर्जी को रेडिएट करेगा। जब उस एनर्जी को रेडिएट करता है और हम उसे ऑब्ज़र्व करते हैं बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, तो हमें उसके अंदर एक पैटर्न नज़र आता है। इलेक्ट्रोस्कोपी उसका एक हमें बड़ा स्पेक्ट्रोमीटर के जब हम उसके स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर देखते हैं तो हमें उस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर एक बड़ा पैटर्न सा मिलता है। उस पैटर्न को हम क्या नाम देते हैं? दैट पैटर्न इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम, और उसके लिए स्पेक्ट्रा का वर्ड भी यूज़ किया जाता है। तो अब नेक्स्ट जो सिचुएशन है, एटम किस तरह से एनर्जी को गेन करता है, किस तरह से वो एनर्जी को रेडिएट करता है। तो यहाँ से आपका प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट होता है। सपोज हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर n नंबर ऑफ एटम्स हैं। सपोज ये हमारे पास कोई डिस्चार्ज ट्यूब, इसके अंदर कोई n नंबर ऑफ एटम्स हैं। इन n नंबर ऑफ एटम्स को लेट से मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फिल कर रखी है और इसके साइड पे मैंने यहाँ पर अप्लाई कर रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखना है वो बहुत ही कम रखना है। हम जितनी मर्जी कम हाइड्रोजन रखें लेकिन उसकी अमाउंट फिर भी लाखों करोड़ों एटम्स होंगे, बिकॉज एटम का साइज़ तो बहुत छोटा होता है। फिर हमने इस डिस्चार्ज ट्यूब को एनर्जी के लिए दोनों तरफ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव से उससे ज्वाइन कर रखा है। अब होगा क्या? होगा ये कि ये हाइड्रोजन के एटम्स एनर्जी को गेन करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि एनर्जी उनको डिलीवर की जा रही है। जब आप इस एनर्जी के सोर्स को हटाते हैं तो होता क्या है कि हाइड्रोजन ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उस एनर्जी को रेडिएट करना शुरू कर देता है। जब हाइड्रोजन उस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को रेडिएट करता है और हम उसे स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें एक बड़ा अलाइन किस्म का एक पैटर्न नज़र आता है। उस पैटर्न को हम क्या नाम देते हैं? दैट पैटर्न इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम डिफाइन करने के बाद अब हम जब स्पेक्ट्रम नोट करते हैं तो हमें स्पेक्ट्रम दो तरह के मिलते हैं। ये जनरल स्पेक्ट्रम की मैं बात कर रहा हूँ, एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात नहीं हो रही। जब स्पेक्ट्रम हम नोट करते हैं तो हमें दो तरह के स्पेक्ट्रम मिलते हैं। एक स्पेक्ट्रम वो होता है जो कॉन्टिन्यूस, दूसरी जो टाइप है स्पेक्ट्रम की दैट इज डिसकॉन्टिन्यूस। डिसकॉन्टिन्यूस। अच्छा, अब कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम एक ऐसा स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर आप डिफरेंट
फेजेस को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, कि मतलब आप दो डिफरेंट रेडिएशंस के दरमियान में एक शार्प बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसा स्पेक्ट्रम कहलाता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। जिस तरह स्पेक्ट्रम बनता है रेनबो के अंदर, अब रेनबो के उस पैटर्न के अंदर सबसे पहले कलर मौजूद होता है वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। आप कभी रेनबो को देखिएगा, आप वायलेट और इंडिगो के दरमियान में एक शार्प बाउंड्री नहीं बना सकते कि यहाँ से वायलेट शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। असल में वो जो दरमियान वाला पोर्शन होता है वो आपस में इस हद तक मर्ज हुआ होता है कि आप शार्प बाउंड्री डिसाइड नहीं कर सकते। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम नाम देते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। और दूसरी जो टाइप होती है दैट इज़ कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम के अंदर फिर आगे इसकी दो फर्दर टाइप्स आ जाती हैं। एक में आ जाते हैं डिसकॉन्टिन्यूस पैटर्न के अंदर बड़े बड़े पैचेस होते हैं, ठीक। दूसरा जो डिसकॉन्टिन्यूस पैटर्न होता है उसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल होता यूँ है कि आपको एनर्जी की रेडिएशन मिल रही है, फिर आगे ये सारा पोर्शन ब्लैंक है, फिर एनर्जी की एक रेडिएशन मिल गई, फिर सारा हिस्सा ब्लैंक है, फिर एनर्जी की रेडिएशन मिल गई। इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम नाम देते हैं, सच अ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। अब एटम यही लाइन स्पेक्ट्रम शो कर रहा था। एटम का जब लाइन स्पेक्ट्रम शो कर रहा था तो कैसे कर रहा था, उसके पीछे रीज़न क्या हो सकती थी। तो यहाँ पर पहली बात तो ये कि एटम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों शो कर रहा था, उसकी वजह एक्सप्लेन की बोहर ने, बाकी किसी से एक्सप्लेन नहीं हो सकी लाइन स्पेक्ट्रम। बोहर ने ये कंसिडर किया कि हो सकता है कि एटम के इनके इर्द जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं वो शेल्स में करते हों, वो एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी ऑर्बिट्स में जाते हों, और हायर से जब लोअर में आएंगे, क्यों लोअर में आएंगे, क्योंकि पहले हमने उन्हें एनर्जी दी, वो लोअर से हायर में गए इलेक्ट्रॉन्स। अब जब एनर्जी वो रेडिएट करने की बारी आई तो इलेक्ट्रॉन हायर से किधर आएगा, लोअर। जब वो हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा, तो हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिल जाता है। इस लाइन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया कुछ साइंटिस्ट ने। उन साइंटिस्ट में से सबसे पहली जो सीरीज़ हमने ऑब्जर्व की, दैट सीरीज़ वॉज लाइमन सीरीज। जो सबसे पहली सीरीज ऑब्जर्व की गई दैट इज लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज क्या चीज है, जब इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में से, मतलब दूसरे से पहले में आए, तीसरे से पहले शेल में आए। अब इस बात का थोड़ा सा मतलब समझ लें, मैं हाइड्रोजन एटम यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, तब तक ये बात समझ ही नहीं आनी। सो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया, ये उसका पहला शेल, दूसरा, तीसरा शेल, चौथा शेल, पांचवा शेल और ये छठा शेल। अब आपके ज़हन में ये चल रहा होगा शायद कि हाइड्रोजन के पास तो शेल ही एक होता है। ऐसा नहीं, हाइड्रोजन के पास सारे शेल्स मौजूद हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन चूंकि पहले शेल में होता है इसलिए हम ये कंसिडर करते हैं कि हाइड्रोजन के पास शायद एक ही शेल है। ये इस वक्त हाइड्रोजन की एक नॉर्मल सिचुएशन है। आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे से तीसरे में गया होगा, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में, पांचवें से सपोज छठे में चला गया। इस वक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच चुका है। एनर्जी एक्वायर करने के बाद वो लोअर एनर्जी लेवल से कहीं ऊपर हायर एनर्जी लेवल तक पहुँच चुका हुआ है। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की वापसी होगी तो मुमकिन है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहले शेल में आकर गिरे, ये भी मुमकिन है कि इलेक्ट्रॉन पहले में ना गिरे, दूसरे में आकर गिर रहा हो। ये भी मुमकिन है कि इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के अंदर आ रहा हो। ये भी मुमकिन है कि इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में आ रहा हो। ये भी मुमकिन है कि इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल के अंदर एंटर हो रहा हो। अब इस पूरी कहानी को याद रखिएगा कि यहाँ पर कितनी तरह की लाइंस पॉसिबल हैं। यहाँ पर 5 लाइंस पॉसिबल हैं। पहली लाइन कौन सी पॉसिबल है कि वो डायरेक्ट ट्रांजिशन शो करे, वो जंप करे छठे शेल से पहले शेल में। ये भी मुमकिन है कि वो छठे से दूसरे में जंप कर जाए। ये भी मुमकिन है छठे से तीसरे में। ये भी मुमकिन है कि छठे से चौथे शेल में या पांचवें शेल के अंदर जंप करे। अब एक बात और भी ज़हन में रखिएगा,
इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर कितना जा सकता है? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू प्रोवाइड। जो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाया था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस से कितना दूर जाएगा। वो पहले शेल से जंप करके एनर्जी जब गेन कर रहा है, दो बातें हैं, एक तब है जब एनर्जी रिलीज कर रहा है, एक वो बात है जब वो एनर्जी गेन कर रहा है। एनर्जी गेन कब कर रहा है? जब वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर है और आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा रखा है। तो इस केस में जब हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो पहले से दूसरे से में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे करता करता छठे शेल तक पहुंच गया। ज़रूरी नहीं है कि सब एटम्स जो हाइड्रोजन के यहाँ पड़े हैं उन सब के अंदर ही ऐसा हो सकता है किसी ने कम एनर्जी अब्जॉर्ब की हो। अब इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से अगर पहले में जंप करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे से पहले में जंप करे, तीसरे से पहले में जंप करे, चौथे शेल में से पहले में जंप करे, या पांचवें शेल में से पहले शेल में जंप करे, या इवन छठे शेल से पहले शेल के अंदर जंप करे, इस दौरान जो हमें सीरीज ऑफ एनर्जी मिलती है, इस सीरीज को हम क्या नाम देते हैं? लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर, मतलब और सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल पहले शेल के अंदर जंप करे, तब जो हमें सीरीज मिलती है एनर्जी की, दैट सीरीज इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से दूसरे शेल के अंदर जंप करे, अब इसमें एक बात याद रखिएगा, किसी भी शेल से दूसरे में आना है तो दूसरे का जिक्र नहीं होगा, अब होगा वो थर्ड से जंप करके सेकंड में आए, फोर्थ से जंप करके सेकंड शेल में आए, फिफ्थ में से जंप करके सेकंड शेल में आए, या सिक्स्थ में से जंप करके सेकंड में आए। इससे जो हमें सीरीज मिलेगी दैट इज कॉल्ड बाल्मर सीरीज। और लाइमन, बाल्मर, उसके बाद पेस्टन, ब्रैकेट और पफन। नेक्स्ट आ गई पेस्टन सीरीज। पेस्टन सीरीज अब अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी तीसरे शेल में जंप करे, अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में से तीसरे में जंप करे, तो इस सिचुएशन के अंदर यूं हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन फोर्थ से थर्ड में जंप करे, हो सकता है इलेक्ट्रॉन फिफ्थ से थर्ड में जंप करे, या सिक्स्थ में से आकर थर्ड में जंप करे। इस दौरान हमें कितनी लाइंस एक्वायर होती हैं? लाइमन में हमने देखा यहाँ पर हमें 5 लाइंस मिलती हैं। यहाँ पर हमें कितनी लाइन मिल रही होंगी? 4। यहाँ पर कितनी पॉसिबल है? 3। उसके बाद लाइमन, बाल्मर, पेस्टन, ब्रैकेट और पफन। ब्रैकेट सीरीज के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जंप करता है फिफ्थ शेल से फोर्थ में, पॉसिबिलिटी है, मुमकिन है वो सिक्स्थ से फोर्थ शेल में आ रहा हो। तो ऐसी सिचुएशन हो तो इसका हम नाम देते हैं, इट इज़ कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज। और इसमें जो हमें लाइंस मिलती हैं 2। असल में ना हम जब ये बोहर मॉडल ऑफ एटम पढ़ते हैं तब हमने अर्ली ऑन 1913 की अगर बात करें तो बोहर मॉडल ऑफ एटम से पहले ये चारों डिफ़ाइन हो चुके थे, और इनको जब डिफ़ाइन किया गया था तो 6 नंबर ऑफ शेल की बेसिस पर किया गया था। 7वें शेल या उससे ऊपर वाले एनर्जी लेवल्स का जिक्र नहीं किया गया था, तो इसलिए मैं 6 तक इसको रख रहा हूँ, इससे आगे मैं मूव नहीं कर रहा। और बोहर मॉडल ऑफ एटम के बाद एक 5वीं सीरीज़ भी इंट्रोड्यूस हुई, दैट वाज पफन सीरीज़। तो पफन सीरीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करता है 6 शेल से 5th शेल के अंदर, और इस दौरान जो लाइन एमिट होती है वो एक ही लाइन एमिट होती है। अब यहाँ पर जनरल रूल भी हम बना सकते हैं कि जनरल रूल में याद रखना है, आप इस तरतीब को याद रख लीजिएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में जंप कर रहा है तो ये लाइमन सीरीज़, फिर उसके बाद बाल्मर, फिर पेस्टन, फिर ब्रैकेट और फिर पफन। एक बात और, यहाँ पर जो आपको एनर्जी शिफ्ट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा, उसके बाद उससे कम हो जाएगा, फिर एनर्जी शिफ्ट उससे कम, फिर उससे कम, और यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस 6 वाला जो है वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, और 1 वाला कौन सा है? लोवेस्ट एनर्जी लेवल। हाईएस्ट से लोवेस्ट में जाएंगे तो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा आएगा, तो इस वजह से इसको मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ।
6 से 1 में जंप करने वाली सिचुएशन, ये है लाइमन सीरीज़। अब जनरल रूल हम यूँ बनाते हैं कि हम कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल पर मौजूद है, उस हायर एनर्जी लेवल से वो जंप करके किसी भी लोअर एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा है। सपोज़ इलेक्ट्रॉन इस वक्त मौजूद है लेट्स से एक nth शेल के अंदर, ये n से ट्रांजिशन शो करता है और आता है p शेल के अंदर। इलेक्ट्रॉन इस वक्त मौजूद है n शेल के अंदर और n शेल से ट्रांजिशन शो करता है p के अंदर। इसका मतलब द एनर्जी ऑफ nth शेल इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ p शेल। क्योंकि हम इतना तो जानते हैं, जितना हमारा प्रीवियस नॉलेज है, कि जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता जाता है एनर्जी की वैल्यू वैसे वैसे कम होती जाती है, सॉरी ज़्यादा होती जाती है। तो अब एनर्जी एक्वायर करके वो nth शेल से अब रिलीज़ करेगा और कहाँ पर आएगा, p में। n से कहाँ आ रहा है, p के अंदर। अब जब वो n से p की तरफ आना शुरू करेगा, साथ साथ एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट। कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, तो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा उसको हम फाइंड कर लेते हैं। एनर्जी रेडिएशन शुड बी इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस, En माइनस EP। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको रेडिएट करनी चाहिए जितना इन दोनों शेल्स के दरमियान में एनर्जी का डिफरेंस है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो E को हम लिखते होते हैं E इज इक्वल टू HF nth शेल के लिए। En के लिए हम आगे चल के एक फॉर्मूला पढ़ते हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम में, E0 ओवर n स्क्वायर। EP के लिए हम फॉर्मूला पढ़ रहे होंगे माइनस EP ओवर n स्क्वायर, सॉरी ये P शेल है तो इसके लिए P स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो HF इज इक्वल टू माइनस E0 ओवर n स्क्वायर प्लस E0 ओवर P स्क्वायर, E0 ओवर n स्क्वायर प्लस E0 ओवर P स्क्वायर। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लूँ तो HF इज इक्वल टू E0 ओवर P स्क्वायर माइनस E0 ओवर n स्क्वायर। नेक्स्ट इज HF। अब यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी को ओपन कर रहा हूँ, मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ा रखा है C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये असल फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। यहाँ से मैं लैम्डा को इधर लाकर डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा C ओवर लैम्डा, इस साइड पर आ जाएगा F। सो F इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा। नेक्स्ट चीज़, अगर इसको मैं यहाँ पर f की वैल्यू पुट करूँ तो ये इक्वेशन यूँ हो जाती है h इज C ओवर लैम्डा इज इक्वल टू, मैं इधर से कॉमन ले रहा हूँ E0, यहाँ रह जाएगा 1 ओवर P स्क्वायर, यहाँ पर रह जाएगा 1 ओवर n स्क्वायर। नेक्स्ट चीज़, मैं अगर यहाँ से 1 ओवर लैम्डा फाइंड करूँ तो 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू E0 ओवर HC इंटू 1 ओवर P स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर। अब E क्या चीज़ है, E0 इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल। H है प्लैंक्स कांस्टेंट। C क्या चीज़ है, C इज द स्पीड ऑफ लाइट। जो रेडिएशन एमिट होगी और जो रेडिएशन यहाँ पर एमिट होती हैं वो रेडिएशंस, एमिटेड रेडिएशन, उसके लिए जो C है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पुट होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए C की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब इस सारे के सारे को वैल्यूज़ को अगर हम पुट करें तो सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आता है 1.0974 × 10⁻⁷। ये जो पूरे का पूरा अगर हम इसको सॉल्व करें 1.0974 × 10⁻⁷ इंटू 1 ओवर P स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर। सो अब यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ये कि ये जो 1.0 × 10⁻⁷ है दैट इज़ रिटन एज RH। इसको हम कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। इसको हम क्या नाम देते हैं जी, इट इज़ कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट। तो 1 ओवर लैम्डा के लिए आप यूँ भी लिख सकते हैं 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू RH इंटू 1 ओवर P स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर। यहाँ पर रेडबर्ग कांस्टेंट के लिए जो यूनिट आएगा, रेडबर्ग कांस्टेंट के लिए यूनिट हम यूज़ करते हैं, इट्स यूनिट इज़ पर मीटर।
तो ये हो गई सिचुएशन 1/λ की। मतलब इस सारे कैलकुलेशन से हम निकालेंगे क्या, वेवलेंथ किस चीज़ की, वो जो रेडिएशन एमिट हो रही है उस रेडिएशन की वेवलेंथ। जब हम उस रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता लगता है कि लाइमन सीरीज डील करती है यूवी रीजन के साथ, अल्ट्रा वायलेट रीजन के साथ। बाल्मर सीरीज ये डील करती है विजिबल रीजन के साथ। विजिबल मतलब इसमें आपको कलर नजर आएंगे। तो इसी वजह से आपकी बुक के अंदर सबसे पहले जो एक्सप्लेन की गई है वो बाल्मर सीरीज के लिए ही फॉर्मूला लिखा गया। पैस्टन, ब्रैकेट और पफन को तो बाद में लिखा गया। और ये जो बाकी तीनों हैं, पैस्टन सीरीज हो तो ये होती है इंफ्रारेड रीजन, ब्रैकेट ये भी इंफ्रारेड रीजन की है, पफन सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन की है। मतलब इनकी एनर्जी तीनों की कम है, उससे ज़्यादा है बाल्मर की और सबसे ज़्यादा किसकी है, लाइमन की। इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ करते हैं वो बाल्मर हम करते हैं। क्यों? क्योंकि बाल्मर सीरीज़ के अंदर विजिबल लाइट एमिट हो रही है और विजिबल लाइट चूँकि हमें नज़र आएगी इसलिए हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट इसके अंदर हमने जब वेवलेंथ फाइंड की तो वेवलेंथ फाइंड करने के लिए पी की वैल्यू हम हर एक केस में पुट कर सकते हैं। अगर मैं लाइमन सीरीज में देखूं तो इलेक्ट्रॉन एन शेल से कहाँ जंप कर रहा है, पहले शेल के अंदर, फर्स्ट शेल में आ रहा है। तो पी की जगह यहाँ पर क्या पुट हो जाएगा, 1। तो इसलिए इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस केस में फॉर्मूला आप यूं लिख सकते हैं 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/1² माइनस 1/n²। पी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, पी की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। जब आप इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, सेम यही फॉर्मूला, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जंप कर रहा है तो यहां पर मैं लिख दूंगा 2²। इसके लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे तो यहां पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, यहां पर रिप्लेस हो जाएगा 3², क्योंकि इलेक्ट्रॉन nth शेल से कहां जा रहा है, इस सीरीज के अंदर 3rd में जंप करता है। और ब्रैकेट सीरीज के अंदर जब हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन 5th से कहां जंप कर रहा है, 4th में, तो यहां पर हम लिख देते हैं 4, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, एंड सो ऑन। पफन के लिए इट्स अंडरस्टूड 5 आ जाएगा। अब ये है आपका पहला टॉपिक। इसमें हमने ये सीखा कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन शो करता है, ये सारी बातें बोहर मॉडल ऑफ एटम से पहले की हैं। ये जो एनर्जी के लिए फॉर्मूला है E0/n², ये बोहर का डिराइव्ड फॉर्मूला है, लेकिन इसकी सारी की सारी रूट्स डी ब्रॉगली की वेवलेंथ इक्वेशन से मैच करती हैं। आगे जब मैं इसको प्रूव करूंगा तो मैं आपको वो चीज़ें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये 4 सीरीज़ बोहर मॉडल ऑफ एटम से पहले की हैं। तो फिर इस पर बोहर ने बैठ के सोचा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ये लाइंस हमें मिल रही हैं, क्यों यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। तो उसकी बेस पर उसने अपना एक मॉडल ऑफ एटम प्रपोज किया। इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।